स्कूल मैजिक सीजन 2 टाइटल यह आखिरी बार नहीं है। जैसा कि आदर्श ने सोचा था, टाइम लिक्विड का प्रभाव केवल अस्थायी था। आधे दिन बाद सभी को आवश्यक आराम मिलने के बाद शक्तिशाली सुंदर फ्लेम बेले महारानी धीरे धीरे उस छोटे मनमोहक प्राणी के पास लौट आई जिससे आदर्श परिचित था। छोटी फ्लेम बेले बेहद थकी हुई लग रही थी। वह आदर्श की बाहों में सिमट गई और सो गई। आदर्श ने उसे छुआ और पाया कि उसका तापमान सामान्य से बहुत अधिक था। यह एक छोटी लड़की को पकड़ने जैसा था, जैसे बुखार हो। तापमान में गिरावट का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। यह आदर्श के लिए पहली बार ऐसी स्थिति का सामना नहीं था। उसे याद आया कि लिटिल फ्लेम बेले भी उसी प्रक्रिया से गुजरी थी जब वह शिशु अवस्था से किशोरावस्था की ओर विकसित हो रही थी। उसे अपनी लपटों को नियंत्रित करने में परेशानी हो रही थी और वह लपटों को बेतरतीब ढंग से बाहर फेंकती रही। आदर्श को अपने द्वारा हुए नुकसान की भरपाई के लिए काफी बड़ी रकम चुकानी पड़ी। क्या यह विकसित हो रही है? हॉट लिटिल फ्लेम बेले को सहलाते हुए आदर्श ने खुशी से आश्चर्यचकित होते हुए कहा। आदर्श ने अपनी अटकलों की पुष्टि करने के लिए तुरंत चुटकी से संपर्क किया। ऐसा लगता है कि टाइम लिक्विड सिर्फ एक अस्थायी उत्तेजक नहीं है, यह प्राणी के विकास को गति देता है। भले ही लिटिल फ्लेम बेले परिपक्व चरण से किशोरावस्था चरण में वापस चली गई हो, लेकिन इससे उसके विकास में भी तेजी आई है। क्या आपके पास अभी भी टाइम लिक्विड है? एक समनकर्ता के रूप में टाइम लिक्विड आपके लिए काफी उपयोगी होने वाला है, चुटकी ने कहा। मेरे पास है। लिटिल फ्लेम बेले ने इसका 1/3 हिस्सा ही पी लिया, इसलिए मेरे पास अभी भी 2/3 हिस्सा बचा है, आदर्श ने उत्तर दिया। इसे रखो। इसका उपयोग लिटिल फ्लेम बेले के पालन पोषण के लिए करो ताकि वह अपने परिपक्व चरण तक जल्दी पहुंच सके। आखिरकार जिस दर से आप उसे अभी खिला रहे हैं उसे विकसित होने में कम से कम 5 से 6 साल लगेंगे। टाइम लिक्विड की मदद से यह तेज होना चाहिए, चुटकी ने कहा। आदर्श ने सिर हिलाया। वह प्रत्याशा और उत्साह से भर गया था। आदर्श ने अपने परिपक्व चरण में फ्लेम बेले की ताकत देखी थी। वर्तमान में लिटिल फ्लेम बेले युवा चरण में प्रवेश करने वाली थी। यदि वह जल्दी परिपक्व चरण तक पहुंच सकती है तो आदर्श फ्लेम बेले महारानी के साथ आसानी से दुनिया भर में घूम सकता है। उसे किसी शत्रु को कुचलने के लिए भी एक स्पेल का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह निश्चित रूप से अविश्वसनीय रूप से सुखद होगा। आदर्श ने लिटिल फ्लेम बेले को कॉन्ट्रैक्टेड स्थान के अंदर रखा। छोटी बेले अपने शरीर में होने वाले छोटे छोटे बदलावों से अनजान होकर गहरी नींद में सो रही थी। चुटकी ने आदर्श को बताया कि लिटिल फ्लेम बेले काफी लंबे समय के लिए शीत निद्रा में रहने वाली है। एक बार जब वह जाग गई तो वह युवा चरण में प्रवेश करेगी, जिसका अर्थ है कि उसकी ताकत कमांडर लेवल तक पहुंच जाएगी। भले ही यह फ्लेम बेले एक्सप्रेस जितनी मजबूत नहीं थी, फिर भी आदर्श खुश था कि फ्लेम बेले विकसित हो सकी। कमांडर लेवल पर आदर्श के लिए अपने कई विरोधियों को कुचलने के लिए यह पर्याप्त था। जब राष्ट्रीय टीम ने रॉयल फेलिप कैसल के प्रवेश द्वार पर फिर से कदम रखा तो उनके चेहरे पहली बार की तुलना में गुस्से से भर गए। तुम मरे नहीं हो? जनरल मॉट और उसके सलाहकार अवाक रह गए। उनका मुकाबला 1,00,000 राक्षस पक्षियों से था। क्या युवा जादूगरों के इस समूह को स्वर्ग से मदद मिली? वे बच भी कैसे गए? आप तो निराश करने के लिए क्षमा कीजिए, वेद ने बेरुखी से कहा। यहाँ तक कि भावशून्य वेद भी इस बार गुस्सा हो गए। उन्हें इतनी आसानी से शहर से बाहर निकालने के लिए वह जनरल मॉट को कभी माफ नहीं करेगा। हालांकि वेद को पता था कि यह संभावना नहीं है कि वे जनरल के साथ कुछ कर पाएंगे। वह केवल अपने देश को स्थिति की रिपोर्ट कर सकता था और कोई निश्चित रूप से आएगा और उन्हें भुगतान करेगा। आप जल्द ही अपना पद खोने वाले हैं। कष्टप्रद सूट उतारो और तब तक प्रतीक्षा करो जब तक तुम्हें सबसे खराब, सबसे उजाड़ जगह की सीमा रक्षा के लिए एक सैनिक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाता है, रैडू ने ठंडे स्वर में और गुस्से भरी आवाज में कहा। जब जनरल मॉट ने चीनी लड़की की धमकी सुनी तो हंसने लगा। क्या आप गंभीरता से सोचते हैं कि यह आपका देश है? मैं जानता हूं कि आपकी पृष्ठभूमि प्रभावशाली है, लेकिन यह मत भूलिए कि आप इस समय पेरू में हैं।
लीमा में है, चीन में नहीं, जनरल मॉड ने अप्रिय दृष्टि से उत्तर दिया। भले ही यह प्रशांत महासागर के पार हो, हम आपको भुगतान करेंगे। मेघना को बिना किसी दया के वापस मुंह तोड़ जवाब दिया। उनके किसी भी गुट के लिए जनरल को दंडित करना वास्तव में मुश्किल था। हालांकि अगर राष्ट्रीय टीम के पीछे के सभी गुट एक साथ खड़े होते तो यह पूरी तरह से अलग कहानी होती। क्या आप इसीलिए यहाँ वापस आए हैं? महिला सलाहकार ने पूछा। हम अपना सामान लेने आए हैं, वेद ने ठंडे स्वर में कहा। एरी को अंततः याद आया कि उसे अभी तक चीनी टीम को उनके बैज नहीं देना है। वह तुरंत महल में वापस गया और पेरू के ट्रेनिंग हॉल के नाजुक बैज के साथ वापस आया। बैज पर उनका राष्ट्रीय पशु अंकित था और उस पर सावधानी पूर्वक नक्काशी की गई थी। कई शाही जादूगरों ने बैज पहनकर सम्मानित महसूस किया था। एरी ने वेद को बैज सौंपा। बाद वाले ने अपने बैज हाथ में पकड़ रखा था। अचानक वेद ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। अनोखा बैज तुरंत कबाड़ के टुकड़े में बदल गया। वेद ने इसे कूड़े की तरह जनरल मॉट के पैरों पर फेंक दिया। तुम गधे! इस पर महिला सलाहकार भड़क गई। उसने वेद की ओर इशारा किया। उसके शरीर से एक जादुई ऑरा फूट रहा था। जनरल मैट का चेहरा शुरू से ही लोहे के टुकड़े जैसा था। अब तो और भी अंधेरा हो चुका था उस टुकड़े में। ट्रेनिंग हॉल का बैज बेसिक रूप से किसी देश के प्रतीक, चिन्ह और ध्वज का प्रतिनिधित्व करता था। इसे टुकड़ों में तोड़ देना और कबाड़ के टुकड़े की तरह जमीन पर फेंक देना शाही जादूगरों और शाही शहर के जनरल दोनों के लिए बहुत बड़ा अपमान था, क्योंकि उनका कर्तव्य अपने देश के सम्मान की रक्षा करना था। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ हो? कुछ सम्मान दिखाओ। जनरल मॉट ने एक कदम आगे बढ़ाया और वेद को दबाने के लिए अपने ऑरा का उपयोग किया। वेद पूरी तरह निडर थे। उन्होंने भी एक कदम आगे बढ़ाया और गहरी और गड़गड़ाती आवाज में कहा, अगर किसी देश में अपने देश में आने वाले कानूनी आगंतुकों की रक्षा करने की भी हिम्मत नहीं है तो वह किस सम्मान का हकदार है? आप क्या जानते हैं? यह नाज का है जिसे आपने नाराज किया है, मृत्यु का देवता। जनरल मॉट गुस्से से चिल्लाया। तो आप अपने आप को गुलामों के रूप में नाजका को सौंपने के इच्छुक हैं और उन डीमन पक्षियों की उपेक्षा करते हैं जो आपके क्षेत्र, आपके तटों पर स्वतंत्र रूप से उड़ते हैं। जनरल मॉट की ओर इशारा करते हुए वेद ने कहा, यदि आप अपने बारे में इतना ऊंचा सोचते हैं तो आगे बढ़े और नासका का सामना करें। मृत्यु का देवता आपको यह समझने देगा कि ऐसा नहीं है कि हम इसे लड़ना नहीं चाहते, लेकिन इसके खिलाफ खड़ा होना असंभव है। जनरल मॉट ने कहा, क्या आपको लगता है कि यह अंत है? नासका उन आत्माओं को कभी नहीं छोड़ता जिन्हें वह लेना चाहता है। आपकी आत्माएं नासका की है। वे किसी भी समय आकर आपकी आत्माएं ले जाएंगे। आप अभी तो जी सकते हैं, लेकिन आप जीवन भर उनसे छुप नहीं पाएंगे। भले ही आप प्रशांत महासागर पार कर ले, फिर भी वे आपका पीछा करेंगे। समय आने पर खून की नदियां बहेगी और नगर जमीन पर गिरा दिए जाएंगे। तब तक तुम्हें पता चल जाएगा कि मृत्यु के देवता के विरुद्ध खड़ा होना कितना मूर्खतापूर्ण विचार है। महिला सलाहकार ने घोषणा की। जैसे ही सलाहकार जादूगरों के समूह की उग्रता से निंदा कर रही थी, एक दूत आया और उसने जनरल मॉट के कानों में फुसफुसाया। जनरल मॉट चौंका। उसने अविश्वास से वेद, मेघना, रेणु और अन्य लोगों की ओर देखा। हमें इस तरह मत देखो, मैंने पहले ही कहा था आप अपना पद बरकरार नहीं रख पाएंगे। रेणु ने मजाक उड़ाया। जनरल मॉट ने दस्तावेज को देखा। वह अभी भी सदमे में डूबा हुआ था। यह बहुत तेज था। जनरल मॉट को पता था कि अंततः उसे सजा मिलेगी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि सजा इतनी जल्दी मिलेगी, और यह उसकी कल्पना से भी अधिक गंभीर था। वह अवचेतन रूप से कुछ कदम पीछे हट गया। उसकी आंखें अविश्वास से भर गई। मैंने जो भी निर्णय लिया वह शहर के लिए था। वे मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? जनरल मॉट ने दस्तावेज अपने पास रखा। उसे लगा जैसे वह अब सीधा खड़ा नहीं रह सकता। सलाहकार ने दस्तावेज पर नजर डाली और अपने पदों से मुक्त किए गए लोगों की सूची में उसका नाम देखा। उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गई।
उसने जादूगरों के समूह की ओर देखा। उस पल उसे कोई शब्द नहीं मिले। इन चीनी चीनी प्रतिनिधियों की पृष्ठभूमि कितनी दुर्जय थी कि उनके सीनियर उन्हें जांच की लंबी प्रक्रिया से गुजरे बिना ही दोषी ठहरा देंगे। यह तो कहने ही दीजिए कि वे एक शहर की सुरक्षा के प्रभारी महत्वपूर्ण अधिकारी थे। यह कैसे संभव है? उन्हें हमें अपनी सफाई देने का मौका भी नहीं दिया। दस्तावेज मात्र कुछ ही सेकंड में आ गया था। यह पूरी तरह से अविश्वसनीय था। सामान्य एक और नया दस्तावेज है। जनरल मॉट अभी ठीक भी नहीं हुआ था कि एक और दूत आयरन फेदर तेंदुए पर सवार होकर आ गया। जनरल मॉट को दस्तावेज प्राप्त हुआ। जैसे ही उसने इसकी सामग्री पर नजर डाली, उसका चेहरा पीला पड़ गया। एरी उसके पास खड़ा था। उसने जल्दी से दस्तावेज पर नजर डाली और उसका चेहरा भी तुरंत पीला पड़ गया। दक्षिण पश्चिमी के कई शहरों पर अज्ञात राक्षस प्राणियों द्वारा हमला किया गया है। शहर पूरी तरह से लॉकडाउन में है। एरी खदानों विशाल राक्षस प्राणियों से घिरी हुई है। हजारों खनिज अंदर फंसे हुए हैं। वे तत्काल निकासी का अनुरोध कर रहे हैं। जनरल मॉट पूरी तरह से अपना दिमाग खो बैठे। क्या चल रहा है? पश्चिम पर अचानक राक्षस पक्षियों द्वारा अटैक क्यों किया जा रहा है? ऐसा लगा जैसे देश का एक चौथाई हिस्सा अचानक खतरे में आ गया हो। फायर क्रेस्ट, वाइट लिजर्ड्स, ब्लेड डेमन स्पाइडर्स, टॉर्नेडो हाउंड्स, ये एरी को ऐसा लग रहा था मानो उसने अपनी आत्मा खो दी हो। सभी सलाहकार शून्य चेहरे पहने हुए थे। ऐसा लगा जैसे उन्हें डीमन प्राणियों के नाम खारिज किए जाने से भी अधिक अविश्वसनीय लगे। जब आदर्श ने सलाहकारों की अजीब प्रतिक्रियाएं देखी तो उसने भौहें चढ़ा ली। उसे लग रहा था कि विचित्र पक्षियों की घटना अभी सुलझी नहीं है। जनरल मॉट को जो जानकारी मिली थी और देश पर अटैक करने वाले जीव नाज़का से संबंधित हो सकते हैं, जिसका उन्होंने पहले उल्लेख किया था। लेकिन वास्तव में नाज़का क्या है? पेरू, एक पूरा देश, इसके डर में क्यों जी रहा है? क्या इसका मतलब यह है कि उन बेजान प्राणियों का आना कभी बंद नहीं होगा जिनमें वे अजीब पक्षी भी शामिल है? एरी, पक्षियों का हमला आखिरी नहीं होगा, है ना? आदर्श ने गंभीरता से पूछा। एरी ने आदर्श की ओर देखा और सिर हिलाया। सही है, नाज़का नहीं रुकेगी जब तक आप जीवित हैं। हर कोई डर से त्रस्त था। 1 लाख राक्षस पक्षियों का झुंड आखिरी हमला नहीं था। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि अगली बार वे आएंगे? उन्होंने इससे आगे की कल्पना करने की हिम्मत भी नहीं की। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल, नाज़का के लिए प्रस्थान। एरियल माइंस पेरू के दक्षिण पश्चिम में सबसे बड़ी अयस्क खदान थी। खदानें 2 पहाड़ों में फैली हुई थी। वहां काम करने वाले खनिकों की संख्या आसानी से एक शहर के पैमाने से मेल खा सकती है। फिलहाल एरियल माइंस के 2 पहाड़ों के नीचे अजीब अजीब से दिखने वाले बंदरों का जमावड़ा लगा हुआ था। उनके बाल सफेद थे और उनकी पूंछ और पंजे भी सफेद थे। उनके शरीर के अन्य अंग काले थे। प्रत्येक राक्षस वानर 3 मीटर से अधिक लंबा था। उनके अंग मांसल थे और उनकी रक्त रंजित आंखें हिंसा से चमक रही थी, मानो वे अपने सामने आने वाली किसी भी जीवित वस्तु को टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। खानों की अपनी सेना थी। दुर्भाग्य से आज सुबह ही यहाँ तैनात चीनी भाड़े के सैनिक अचानक वापस चले गए थे। ऐसे में एरियल माइंस काफी कमजोर स्थिति में थी और अचानक उस जगह पर अटैक हो गया। हजारों लोग खदानों में फंसे हुए थे। खदानों के बाहर के क्षेत्र, इमारतों और मशीनरी पर डीमन वानरों का कब्जा था। किसी की भी खदान छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। आखिर हो क्या रहा है? खदानों के ओवरसियर ने गुस्से से पूछा। हम भी नहीं जानते। हमें कोई अंदाजा नहीं है कि ये राक्षस वानर कहां से आए। धिक्कार है, मैं उसके बारे में नहीं पूछ रहा था। चीनी भाड़े के सैनिक क्यों चले गए? अगर वे चले गए तो हम खदानों की सुरक्षा कैसे करेंगे? काली चमड़ी वाले कमांडर ने कहा। खदानें ऊर्जा से भरपूर थी और आसानी से राक्षस प्राणियों को आकर्षित करती थी। बड़ी खदानों में राक्षस प्राणियों को आकर्षित करना आम बात थी, इसलिए खदानों पर अटैक होना भी आम बात थी।
समस्या यह थी कि खदानों की सुरक्षा करने वाले आधे सैनिक उस सुबह वापस चले गए थे। उनकी खदानें अचानक असुरक्षित हो गई। मुझे अभी कुछ खबर मिली है। यह पता चला है कि जनरल मॉड ने चीन में उन लोगों को नाराज कर दिया है जो हमारे साथ सहयोग कर रहे थे। वे हमारी खदानों को और अधिक सुरक्षा देने को तैयार नहीं है, खदान के एक प्रभारी व्यक्ति ने कहा जो अब पसीने से लथपथ था। धिक्कार है, क्या मॉड अपने भगवान से अपने दिमाग से बाहर है? जो सैनिक हमें दक्षिण पश्चिम में खदानों की रक्षा करने में मदद करते हैं वे सभी चीन के एक ही सैन्य जिले से हैं। वे सुरक्षा के प्रभारी हैं जबकि हम संभालते हैं खदान। उनके बिना हम सब खदानों में मरने वाले हैं। उस बेवकूफ से कहो कि वह तुरंत चीन से माफी मांगे। खदानों की स्थिति जल्द ही जनरल मॉड को बता दी गई। जब उन्होंने मौतों की चौंकाने वाली संख्या देखी तो उनका चेहरा उदास हो गया। सभी खनिक पेरू के नागरिक थे और चीन के एक निश्चित सैन्य जिले के सैनिक उनकी सुरक्षा के प्रभारी थे। पेरू में उन्हें भाड़े के सैनिक कहा जाता था। मॉड को उम्मीद नहीं थी कि माइंस को सुरक्षा देने वाला कमांडर सिर्फ आधे दिन में सभी सैनिकों को वापस बुला लेगा। इसके तुरंत परिणाम स्वरूप दक्षिण पश्चिम खदानों में अनगिनत मौतें हुई जिससे भारी नुकसान हुआ। हमारे सैनिक आपके लोगों के लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए बाध्य नहीं है, वेद ने जनरल मॉड से कहा। जनरल मॉड ने वेद को देखा और तुरंत महसूस किया कि युवा जादूगर के पास एक चौंकाने वाली सैन्य पृष्ठभूमि होनी चाहिए। अगर वह इतनी जल्दी अपने देश के साथ सहयोग करने वाले सभी सैनिकों को वापस बुलाने में सक्षम था। इससे भी अधिक भयावह बात यह है कि जैसे ही चीनी सैनिक पीछे हटे तुरंत बारूदी सुरंगों पर अटैक कर दिया गया। उनके देश की सबसे बड़ी खदान एरियल माइंस पर राक्षस वानरों ने कब्जा कर लिया था। खदानों में फंसे थे हजारों लोग। मॉड इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार था, खदानों में फंसे पेरुवासियों की जान के लिए। जैसे ही अधिक निंदात्मक संदेश और दस्तावेज आए, जनरल मॉड और उनके सलाहकारों को अंततः एहसास हुआ कि उनका निर्णय कितना मूर्खतापूर्ण था। सच्चाई यह थी कि लीमा की सुरक्षा के साथ राक्षस पक्षियों की भीड़ जरूरी नहीं कि उसके लिए कोई खतरा पैदा करेगी। यदि वे मदद के लिए किसी सुपर जादूगर को बुलाने में कामयाब रहे तो वे हताहतों की संख्या को भी कम से कम करने में सक्षम होंगे। आखिरकार शहर एक जादुई बाधा द्वारा संरक्षित था, लेकिन अब यदि वे पक्षी राक्षसों की भीड़ से लड़ने का फैसला करते तो उन्होंने उस कीमत से कहीं अधिक कीमत चुकाई होती। भले ही उन्हें उनके पद से हटा दिया गया था, फिर भी उन्हें एरियल माइंस में हो रही स्थिति का समाधान करना था। कृपया चलो सब शांत हो जाए। क्या आपकी टीम भी मृत्यु के देवता नाज़का से परेशान नहीं हो रही है? मेरा मानना है कि आप में भी स्थिति को सुलझाने की ललक है, एरी ने कहा। क्या आपके पास इससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता है? आदर्श ने पूछा। भले ही अहंकारी जनरल मॉड पर अपनी भड़ास निकालना संतोषजनक लगा, लेकिन उन्हें उस समस्या का समाधान भी करना था जिसका वे सामना कर रहे थे। ईमानदारी से कहूँ तो हम नहीं जानते, लेकिन जवाब ढूंढने के लिए आपको नाज़का जाना होगा। अच्छी खबर यह है, नाज़का में निषिद्ध भूमि पर जाने का अब सबसे अच्छा समय है, क्योंकि आपकी टीम हाल ही में राक्षस पक्षियों के घात से बच गई है। इसलिए आपके पास नाज़का के प्राणियों के बीच स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए 1 सप्ताह से अधिक का समय होगा, जब तक कि आप उन्हें उकसाते नहीं हैं, एरी ने कहा। सच में? आप हमें उस स्थान पर वापस जाने के लिए कह रहे हैं? जितेंद्र चिल्लाया। किसी भी तरह वे उस स्थान पर वापस नहीं जा रहे थे। वे बहुत मुसीबत में थे और उनकी जान भी लगभग चली गई थी। तुम्हें जाना चाहिए, अन्यथा अगली लहर और भी अधिक घातक होने वाली है। मेरा विश्वास करो। पहले किया गया अटैक आखिरी अटैक नहीं है, एरी ने उन्हें गंभीर रूप से समझाया। क्या आप उन सैनिकों को इकट्ठा कर सकते हैं जो खदानों की रक्षा कर रहे थे? मेघना ने पूछा। मैं कर सकता हूँ, एरी ने कहा। नहीं, किसी और पर भरोसा ना करना ही बेहतर है। नाज़का एक निषिद्ध भूमि है। यदि आप इसमें एक सेना ले जाते हैं तो नाज़का सेना का सफाया करने के लिए एक बड़ी भीड़ बुलाएगा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था
तुम्हारे पास 1 सप्ताह से अधिक का समय है। यदि आप इस अवधि के दौरान नाज़का की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं तो आप अंतहीन कर्ज से मुक्त हो सकेंगे, एरी ने कहा। तो ऐसा लगता है कि वहां जाना ही हमारा एकमात्र विचार है, आदर्श ने कहा। इस डरावनी नाज़का के बारे में और अधिक जानने के लिए हमारे लिए 1 सप्ताह पर्याप्त होना चाहिए, मेघना ने कहा। नाज़का में राक्षस वर्तमान में हमारे शहरों और खदानों पर अटैक कर रहे हैं। जनरल मॉट ने आपके साथ जो किया उसके लिए मुझे खेद है और उसी के अनुसार उसे दंडित किया गया है। हालांकि आपके पास नाज़का की निषिद्ध भूमि की यात्रा करने का सबसे अच्छा मौका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारे लिए स्थिति का समाधान कर सकते हैं। मैं हस्तक्षेप करूंगा और देश से आपको हमारी राष्ट्रीय टीम को आवंटित संसाधन देने के लिए कहूंगा, यदि आप खदानों के अंदर फंसे लोगों को बचा सकते हैं, एरी ने ईमानदार तरीके से कहा। आपने हमारे साथ जो किया उसके बाद आप हमसे मदद मांग रहे हैं, आहन ने अप्रिय स्वर में पूछा। इसे भूल जाओ, हम पहले ही मर चुके होते अगर यह वह प्राचीन महल नहीं होता जिसके बारे में एरी ने हमें बताया था। वह जनरल मॉट एक गधा है, लेकिन एरी एक अच्छा इंसान है। सभी पेरुवासी एक जैसे नहीं है, रेणु ने समझदारी से कहा। हाँ, हमें कर्ज से छुटकारा पाने पर ध्यान देना चाहिए। कौन जानता है कि अगली लहर में कितने राक्षस पक्षी होंगे। आदर्श तर्क संगत रूप से सहमत हुए। लेकिन क्या एरियल माइंस पर राक्षस वानरों के झुंड द्वारा अटैक नहीं किया जा रहा है? इसका हमारे नाज़का जाने से क्या लेना देना है? जियाग ने असमंजस में पूछा। ओ, वहां पहुंचने पर आपको पता चल जाएगा। मैं तुम्हें नाज़का लाने के लिए एक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करूंगा। एरी मुस्कुराया जब उसने देखा कि जादूगरों की टीम कितनी तार्किक थी। समस्या का पहले ही समाधान करना जरूरी था। एरी एक शांत और समझदार व्यक्ति थे। जनरल मॉट का अहंकारी, क्रोधी और आवेगी चरित्र समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा। भले ही उसने एरियल माइंस में सेना भेज दी थी, फिर भी यह बेकार था क्योंकि राक्षस वानर केवल आते रहते थे। उनकी समस्या का स्रोत खोजना महत्वपूर्ण था और वह स्रोत कोई और नहीं बल्कि नाज़का थी। जो चीनी छात्र अभी अभी नाज़का से 1 लाख राक्षस पक्षियों से बचे थे, उनके पास समस्या को हल करने का सबसे अच्छा मौका था। नाज़का में किसी को भी इसके नियमों का पालन करना पड़ता था। सेना या जादूगरों का एक समूह भेजने से केवल अधिक क्रोध होगा, क्योंकि नाज़का में कभी भी संख्या कम नहीं थी। श्रीमान, आपने बताया था कि आप हमें वे संसाधन देंगे जो शुरू में राष्ट्रीय टीम को आवंटित किए गए थे। क्या आप निश्चित हैं? आदर्श ने पूछा। बिल्कुल। इसके अलावा जनरल मॉट और उनके सलाहकार सार्वजनिक रूप से आपसे माफी मांगेंगे। शाही जादूगर भी आपका आभार व्यक्त करेंगे। पेरू हमेशा आपका स्वागत करेगा, एरी ने पुष्टि की। जनरल मॉट के बर्खास्त होने के बाद एरी रॉयल फैलिव कैसल का प्रभारी व्यक्ति था। तो यह एक सौदा है। टीम को राक्षस पक्षियों से छुटकारा पाना था और उन्हें पेरू सरकार से अन्य लाभ भी प्राप्त होंगे। आदर्श इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार क्यों नहीं करेगा? जल्द ही एक हेलीकॉप्टर रॉयल फैलिव कैसल पहुंचा। टीम बोर्ड पर आने ही वाली थी कि जितेंद्र ने अपनी असहमति व्यक्त की। कतरा रहा था। वह फिर कभी उस गंदगी वाली जगह पर वापस नहीं जा रहा था। उन्हें यह भी विश्वास नहीं था कि विचित्र पक्षी दोबारा लौटेंगे। उसने मान लिया कि एरी सिर्फ उन्हें धोखा दे रहा था। कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा है, फिर यहीं रहो, रेणु ने कहा। यह स्पष्ट था कि टीम इस मामले पर विभाजित थी। जैसे ही जितेंद्र ने अपनी राय व्यक्त की, शिवांगी, अनिकेत और सूर्या ने भी पीछे रहने का फैसला किया। रुद्री ने अभी अभी जीवन और मृत्यु की स्थिति से गुजरी थी और इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाती, टीम एक और घातक साहसिक कार्य के लिए प्रस्थान कर रही थी। यह स्पष्ट था कि वह नाज़का तक उनका पीछा करने को तैयार नहीं थी। क्या मैं भी नहीं जा सकता? आहन ने धीरे से पूछा। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें अभी समुद्री राक्षसों को खिलाने के लिए समुद्र में नहीं फेंक दूंगा? आदर्श ने निर्दयता पूर्वक उत्तर दिया। आहन असहाय होकर हेलीकॉप्टर में चढ़ गया। मैं इसे स्पष्ट कर दूंगी, यदि आप यहाँ रहना चुनते हैं तो एरी ने हमसे वादा किया कि यदि अजीब पक्षी आप पर दोबारा अटैक करेंगे तो वे आपकी रक्षा करेंगे। हालांकि
आपको वे संसाधन नहीं मिलेंगे जिनका एरी ने हमसे वादा किया था। मेघना ने स्पष्ट रूप से उन सदस्यों से कहा जिन्होंने पीछे रहने का फैसला किया था। हमें कोई परवाह नहीं है। मैं गंभीर रूप से नहीं समझता। वे हमें मार डालने की कोशिश कर रहे थे और अब आप उन पर एहसान करने के लिए इतने उत्सुक हैं। किसी भी तरह मुझे उसके कहे एक भी शब्द पर भरोसा नहीं था। अगर तुम चाहो तो जाओ। जितेंद्र ने उनकी बातों को खारिज कर दिया। ठीक है, ध्यान रखना, मेघना ने कहा। जिन लोगों को लगा कि वे बड़ी मुसीबत में है, वे हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। जो लीमा में नहीं रुके, यह वास्तव में टीम के लिए बेहतर था, क्योंकि उनके बिना टीम के बाकी सदस्य अधिक एकजुट थे। आदर्श ने निश्चित रूप से टीम को प्राथमिकता दी जैसी वह अभी थी। यदि किसी टीम के लोग एकजुट नहीं हो सके तो टीम को महानता हासिल करने में परेशानी होगी। चुटकी ने नाज़का के बारे में कुछ जानकारी भी एकत्र की। उसकी भागीदारी कस से छुटकारा पाने में बहुत मदद करेगी। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल नाज़का में जियोग्लिफ्स। रोटर तेजी से घूमने लगा। नीला आकाश उनके ऊपर था, जबकि नारंगी लाल जंगल में नीचे था। वे जमीन पर दूर तक फैली हुई अजीब रेखाएं और पैटर्न देख सकते थे। वह देखो, यह क्या है? मेघना ने जमीन की ओर इशारा करते हुए कहा। समूह ने तुरंत उस दिशा में नजर डाली जिस ओर मेघना इशारा कर रही थी, और उन्हें रेखाओं और पैटर्न से बना एक जियोग्लिफ मिला जो जमीन पर एक वानर जैसा दिख रहा था। यह दृश्य तुरंत एक समूह को स्तब्ध कर गया जो नाज़का की ओर जा रहा था। वे पहले भी पैदल ही उस क्षेत्र का दौरा कर चुके थे, लेकिन भले ही उन्हें जमीन पर कुछ अजीब रेखाएं मिली, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वे क्या थी। हालांकि जब उन्होंने 1000 मीटर से नीचे देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि रेखाएं वास्तव में एक वानर को विचित्रित करने वाली जियोग्लिफ का हिस्सा थी। क्या आपको उन प्राणियों का विवरण याद है जो एरी खदानों पर अटैक कर रहे हैं? क्या उनकी आवाज जियोग्लिफ द्वारा चित्रित वानर के समान नहीं है? जियांग ने कहा। जब वे लीमा से नाज़का के लिए उड़ान भर रहे थे तो एरी ने उन्हें खानों की स्थिति के बारे में बताया था और उन्हें राक्षस वानरों के बारे में जानकारी पढ़ने दी थी। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि नाज़का की निषिद्ध भूमि में उसी प्राणी का एक जियोग्लिफ था। हालांकि यह चित्र सजीव नहीं लग रहा था, फिर भी इसे जमीन पर चौड़ी रेखाओं के साथ खींचा हुआ देखना आश्चर्यजनक था। भविष्य का ध्यान करना। जब मेघना को कुछ और पता चला तो वह फिर से चिल्लाई। वेद हेलीकॉप्टर को उस दिशा में उड़ा रहा था जिस दिशा में मेघना ने इशारा किया था। उन्होंने विशाल जमीन पर कुछ सर्पिल पैटर्न और सीधी रेखाएं खोजी। रेखाएं बिल्कुल सीधी थी, मानो उन्हें मशीनरी की मदद से खींचा गया हो। सर्पिल पैटर्न और सीधी रेखाओं ने एक राक्षस पक्षी को चित्रित किया। भले ही यह केवल प्राणी का छाया चित्र दिखाता था, हर कोई निश्चित था कि यह वही राक्षस पक्षी थे जिन्होंने उन पर अटैक किया था। अजीब पक्षी का जियोग्लिफ पूरे देश में फैल गया। इसका एक भाग उनके नीचे बादल के एक टुकड़े से ढका हुआ था, फिर भी बादल पूरे भू आकृति को ढक नहीं सका। यह पहले के राक्षस वानर के जियोग्लिफ से बड़ा और अधिक शानदार था। क्या ये नाज़का लाइंस है? यह देखने में बहुत आश्चर्यजनक है। आदर्श ने चुटकी से कुछ जानकारी जानी थी, लेकिन जब उसने नाज़का लाइंस को अपनी आंखों से देखा तब भी वह आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने यह कैसे किया? जमीन पर इंसान की दृष्टि काफी सीमित थी। जमीन पर कुछ 100 मीटर की दूरी तय करने वाली बिल्कुल सीधी रेखा खींचना असंभव था। टीम पहले भी इस जगह का दौरा कर चुकी है, फिर भी उन्होंने रेखाओं का रहस्य नहीं पता चला। वे उन्हें तभी नोटिस कर पाए जब वे उनसे 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर उड़ रहे थे। जियोग्लिफ का मानव द्वारा बनाया जाना असंभव था। इसके अलावा चुटकी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार जियोग्लिफ बहुत लंबे समय से मौजूद थे। जियोग्लिफ मतलब चित्र वानर का हो गया, पक्षी का हो गया। वह यह एक मकड़ी थी। रेणु ने एक अलग दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा, मकड़ी का एक जियोग्लिफ। जैसे ही हेलीकॉप्टर ने दिशा
बदली। मकड़ी का जियोग्लिफ धीरे धीरे सभी की नजरों में आ गया। जियोग्लिफ दूसरों की तुलना में अधिक विस्तृत था। ऐसा लगा जैसे जीव जमीन से बाहर निकलने ही वाला था। जियोग्लिफ बिल्कुल विशाल थे। अविश्वसनीय पंक्तियां कुछ हद तक डराने वाली और रहस्यमय थी, जो लोगों को बहुत करीब आने से रोकती थी। अगर मुझे पता होता कि रेखाएं वास्तव में उन राक्षसों को चित्रित करती है तो मैं इस भूमि में कभी प्रवेश नहीं करता, जियांग ने डर वाले स्वर में कहा। हाँ, हम कितने लापरवाह थे। राक्षस पक्षी का जियोग्लिफ, हमें अवश्य ही उस भूमि में प्रवेश करना चाहिए जहां वो जियोग्लिफ है, रेणु ने कहा। वेद ने अपना सिर घुमाया और पूछा, आदर्श, तुम्हें उनके बारे में कैसे पता चला? टीम ने नाजका के पास पहुंचने पर पैदल यात्रा जारी रखने का सुझाव दिया था, क्योंकि खतरे से भरे अधिकांश स्थान सख्ती से नो फ्लाई जोन थे। यह उन लोगों के लिए सामान्य ज्ञान था जो जंगल में भटकते थे। हालांकि आदर्श ने हेलीकॉप्टर में उस जगह से उड़ान भरने पर जोर देते हुए कहा कि उन्हें कुछ आश्चर्यजनक पता चलेगा। जैसा कि उन्होंने सुझाव दिया था, पैदल जमीन पर प्रवेश करना और ऊपर से नीचे देखना पूरी तरह से अलग अनुभव था। ऐसा लगा जैसे नाजका कभी नहीं चाहती थी कि मनुष्य इसका रहस्य जाने। केवल टाइटन्स और देवता ही इसका अर्थ समझ सकते थे। कोई आश्चर्य नहीं कि स्थानीय लोगों ने उस स्थान को निषिद्ध भूमि के रूप में वर्णित किया। ये जियोग्लिफ ऐसे दिखते हैं जैसे इन्हें प्राचीन काल से देवता द्वारा पीछे छोड़ा गया हो। वे अविश्वसनीय है, मेघना ने चिल्लाकर कहा। अब क्या करें? हम जानते हैं कि हमें राक्षस पक्षियों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन हम कर्ज से कैसे छुटकारा पाए? आहान को वास्तव में इसकी परवाह नहीं थी कि जियोग्लिफ्स कोई चमत्कार थे। उसका मन पूरी तरह से श्राप से मुक्त होने पर केंद्रित था। आइए नीचे चले जहां राक्षस पक्षी का जियोग्लिफ है, आदर्श ने सुझाव दिया। आदर्श को भी पता नहीं था कि क्या करना है। चुटकी ने उन्हें जो जानकारी प्रदान की वह काफी सीमित थी, जिसके बारे में बोलते हुए चुटकी ने वास्तव में दादू से जानकारी जानी थी। आदर्श काफी भ्रमित था। क्या दादू सिर्फ एक हंटर एजेंसी के प्रबंधक नहीं थे? उसे विदेशों के विचित्र आश्चर्यों की इतनी जानकारी कब से हो गई? क्या उस बूढ़े आदमी की कोई चौंकाने वाली पहचान हुआ करती थी? जोरदार आवाज के साथ काला हेलीकॉप्टर जमीन पर धड़ाम से गिरा। हेलीकॉप्टर पर सवार लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। जैसे ही वे उतरे, उन्हें लगा कि उन पर अटैक हो गया है। वे युद्ध की मुद्रा में जाने ही वाले थे कि पायलट की सीट से वेद की गहरी आवाज आई। माफ करे, मैंने हेलीकॉप्टर उड़ाने में केवल 10 घंटे से थोड़ा अधिक समय बिताया है। मैं अभी तक लैंडिंग और टेक ऑफ से परिचित नहीं हूँ। वेद एक जादूगर थे, इसलिए उन्होंने हेलीकॉप्टर उड़ाना सीखने में ज्यादा समय नहीं बिताया। रफ लैंडिंग के बाद टीम के माथे पर शिकन आ गई। यदि आप हेलीकॉप्टर उड़ाने से परिचित नहीं हैं, तो आपने धार्मिकता की प्रबल भावना के साथ पायलट को बर्खास्त क्यों कर दिया? उन्हें हमें यहाँ ले जाने का आदेश दिया गया था। भले ही पेरुवासियों द्वारा इस स्थान को निषिद्ध भूमि के रूप में देखा जाता है। अगर हम उस पर एक हेलीकॉप्टर उतार दे तो क्या हम राक्षस पक्षियों के देवता को नाराज कर देंगे? जियांग ने धीरे से पूछा। हम पहले ही इसे नाराज कर चुके हैं, आइए देखें कि हम क्या पा सकते हैं, आदर्श ने कहा। जैसे ही सूरज की रोशनी जमीन पर चमकी, टीम जियोग्लिफ पर चली गई। सूरज की रोशनी में पंक्तियां चमक उठी। जब वे जमीन पर चल रहे थे तो रेखाओं में कुछ खास नहीं था। वे बिल्कुल सामान्य गड्ढों की तरह दिखते थे। किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि वे इतने आश्चर्यजनक रूपांकन में संयोजित हो सकते हैं। मुझे कुछ नहीं मिला। जब हम पिछली बार यहाँ थे तो हमें कुछ भी नहीं मिला, और फिर अजीब पक्षियों ने हम पर चुपके से अटैक कर दिया, रेणु ने कहा। हाँ, हमने कभी नहीं सोचा था कि वह स्थान निषिद्ध भूमि होगी। हम केवल खजाने की खोज के लिए आए थे, आहन ने कहा। जियो लीफ के आसपास खोजबीन करने पर टीम को कुछ नहीं मिला। वे इसके बारे में असहज महसूस किए बिना नहीं रह सके। उनके पास सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त था। उन्होंने लीमा में 1 दिन आराम किया था और यहाँ की यात्रा में लगभग 1 दिन लग गया। उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। यदि उन्होंने जल्द ही कुछ प्रगति नहीं की तो वे बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। नासका रेखाएं सूर्य और चंद्रमा के घूमने से जगमगाती रहस्यमयी भूमि पर चुपचाप पड़ी थी। वे तेज हवा, बिजली और बारिश के संपर्क में थे, लेकिन उनकी रूपरेखा कभी धुंधली नहीं हुई थी।
वस्तुतः ऐतिहासिक अभिलेखों में भी राक्षस प्राणियों के ऐसे ही विनाशकारी हमलों का उल्लेख है। हालांकि स्थान बदलते रहने के कारण अधिकांश जानकारी नष्ट हो गई। नाज़का घटनाओं की कोई निश्चित व्याख्या नहीं थी। महज कुछ ही दिनों में नाज़का का रहस्य सुलझाना कैसे संभव होगा। आदर्श और अन्य लोगों ने जंगल में 3 दिन बिताए, फिर भी उन्होंने कोई प्रगति नहीं की। इस अवधि के दौरान उन्होंने देखा कि राक्षस वानर का जियोग्लिफ एक अजीब सफेद चमक उत्सर्जित कर रहा है। मकड़ी के जियोग्लिफ से भी चमकदार लाल चमक निकलती थी। वे रात में धुंध में बहुत सारी मकड़ियों को एक निश्चित दिशा में जाते हुए अस्पष्ट रूप से देख सकते थे। अविश्वसनीय दृश्य देखने के बाद आदर्श और अन्य लोगों को एहसास हुआ कि निषिद्ध भूमि को जादू से नहीं समझाया जा सकता है। उनका यह भी मानना था कि अगर उन्हें नाज़का राक्षस पक्षियों के उन पर क्रोधित होने का कारण नहीं मिला तो उन्हें जल्द ही नाज़का भगवान द्वारा दंडित किया जाएगा। अगली सुबह आदर्श आधी बेहोशी की हालत में अपने तंबू से बाहर निकला। जियांग और मेघना ने सभी को उत्साह से जगा दिया था। पहाड़ पर जल्दी जाओ, नाज़का पर्वत की चोटी पर जाओ, मुझे विश्वास है कि मैंने उसे सुलझा लिया है, मेघना ने चिल्लाकर कहा। टीम तुरंत नाज़का पर्वत की ओर चल पड़ी। वे पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर भी आश्चर्यजनक जियोग्लिफ देख सकते थे। भोर में सूरज की रोशनी ने जियोग्लिफ्स में पवित्रता का संकेत जोड़ दिया, जैसे कि वे अनंत काल के लिए किसी चीज की रक्षा कर रहे हो। सूरज की रोशनी की मदद से टीम को एहसास हुआ कि राक्षस पक्षी की आंख का हिस्सा धुंधला था। क्या आपको याद है कि जब हम जियोग्लिफ पर थे तो हमें आंख के पास एक सॉकेट कैसे मिला था? देखिए, आंख को छोड़कर इस अजीब पक्षी के सभी अंग चमक रहे हैं। बहुत संभव है कि किसी ने वह चीज चुरा ली है जो आंख के पास थी, मेघना ने कहा। जियोग्लिफ स्पष्ट रूप से सूरज की रोशनी के तहत पूरी तरह से था और इस प्रकार एकमात्र गायब हिस्सा दृढ़ता से यह संकेत दे रहा था कि मेघना की अटकलें सही थी। सवाल यह है कि जियोग्लिफ की नजर कौन चुराएगा? क्या यह हमारी टीम में से कोई था? रेणु ने कहा। शायद यह अन्य लोग हैं, क्या इसलिए वे आने को तैयार नहीं थे? आहन ने सुझाव दिया। मेघना ने सिर हिलाया और कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। यह देखते हुए कि महल में हम मौत के कितने करीब थे, अगर वे अब भी हमारे साथ रहस्य साझा करने के इच्छुक नहीं होते तो उनका दिमाग खराब हो जाता। मेरा मानना है कि जब हम उस स्थान में दाखिल हुए तो उसी समय आंख चोरी हो गई, इसलिए नाज़का राक्षस पक्षी उन सभी को निशाना बना रहे हैं जिन्होंने हाल ही में निषिद्ध भूमि में प्रवेश किया है। क्या तुम सब भूल गए हो? पेरू के दक्षिण पश्चिम में कई शहरों पर अटैक हो रहा है और खदानें भी राक्षसों से घिरी हुई है। अजीब पक्षी हमारे पीछे है, लेकिन वानर और मकड़ियां अन्य स्थानों पर अटैक करी है। अधिक सटीक रूप से कहे तो वे वहीं हमला कर रहे हैं जहां संदिग्ध है। तो इसका मतलब है कि नाज़का क्रिएचर को पता नहीं है कि चोर कौन है, इसलिए उनके पास हाल ही में यहाँ आए सभी लोगों पर अटैक करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जियांग ने कहा। यह तो होना ही चाहिए। अगर हम चोर को ढूंढ सके तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या आपको पहाड़ के नीचे दीवार पर उकेरे गए शब्द याद है? यह वही बात कह रहा है। इसका मूल रूप से मतलब है आपको सब कुछ वापस करना होगा, अन्यथा कर्ज कभी खत्म नहीं होगा, मेघना ने घोषणा की। अब जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।